मैं अपने सामने के दृश्य को हूबहू चित्रित करने का कभी प्रयत्न नहीं करता। दृश्य के प्रति अपनी आंतरिक भावनाओं को प्रभावी रूप से अंकित करने के लिए पूर्ण स्वेच्छा से मैं रंगों का प्रयोग करता हूं। इसी दृष्टिकोण को लेकर उन्होंने आजीवन कला निर्मित की। उनकी कला ऐतिहासिक कला शैलियों, कला संबंधी सिद्धांतों या रचना के नियमों पर आधारित नहीं है। कला के इतिहास का परिशीलन करके उन्होंने अपनी कला का ध्येय निश्चित नहीं किया, बल्कि पूर्ण मानवतावादी ध्येय से प्रेरित होकर उन्होंने कला निर्मित की। उनकी कला के बारे में कला समीक्षक यूईद ने लिखा है, विंसेंट की कहानी सौंदर्य चकित आंख, तुलिका या मिश्रण फलक की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे अकेले दिल की कहानी है जो अंधेरे में धड़क रहा है। नहीं जानता था क्यों दुखी है वो, क्या चाहता है वो। विंसेंट वैन गॉग। वैन गॉग ने कला के लिए कला, इस ध्येय का विश्वास नहीं किया। कलाकृति में उन्होंने कला के सौंदर्यात्मक गुणों के विकास की अपेक्षा मानवीय दुख, परिश्रम व पारमार्थिक आकांक्षाओं का भावपूर्ण दर्शन कराना चाहा। विंसेंट का जन्म 1853 में हॉलैंड में हुआ। उनके पिता एक पादरी थे और उनकी आर्थिक परिस्थिति साधारण थी। वे शुरू से एकांत प्रिय व भावना प्रधान थे। उन्हें नियमबद्ध जीवन पसंद नहीं था। विंसेंट को डच भाषा के अलावा फ्रांसीसी, अंग्रेजी, जर्मन और लैटिन भाषा का ज्ञान था। अब वे कला संग्रहालय में जाकर कलाकृतियों में फर्क करना सीख रहे थे। तभी उनका स्थानांतरण पेरिस से लंदन स्थित गुपिल शाखा में कर दिया गया। वहां उन्होंने लंदन के गरीब घरों में आम जनता के दुख दर्द को दर्शाता गुस्ताव कोर्बे का चित्र देखा। उन्हें इस चित्र ने बहुत प्रभावित किया, परंतु उस वक्त वो व्यक्तिगत समस्या से घिरे हुए थे। 20 साल के वैन गॉग अपनी मकान मालकिन की लड़की के प्यार में डूबे थे। उसके सामने शादी का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन उसने ठुकरा दिया था। इसी कारण उनकी मानसिक अवस्था सही नहीं थी, अतः उन्हें वापस पेरिस भेज दिया गया। लेकिन अब वह नौकरी से ऊब चुके थे। उन्होंने दुकान की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और फ्रेंच भाषा के शिक्षक बन गए। वहां उन्हें विद्यार्थियों के अभिभावकों से भोजन व निवास शुल्क भी वसूल करने का काम सौंपा गया। इस काम से वे अभिभावकों की दरिद्रता से परिचित हुए, अतः पुनः उनका मानस प्रभावित हुआ। फलस्वरूप उन्होंने यह नौकरी भी छोड़ दी। अब वे धर्मोपदेशक बनकर बेरिनॉस की खानों में गए। वहां वे खान मजदूरों की मदद करने लगे। अपने उपदेशों में विंसेंट बताते कि जीवन एक तीर्थ यात्रा है, जिसमें मनुष्य बाधाओं से भरी एकांकी यात्रा पार करके ईश्वर तक पहुंचने की कोशिश करता है। जब विंसेंट के पिता को विंसेंट की हालत मालूम हुई तो उन्होंने उन्हें वापस बुला लिया। सच्चे अर्थ में बेरिनाज में ही विंसेंट की कला यात्रा आरंभ हुई। वे गरीबों की सेवा करते और उनके जीवन के चित्र पेंसिल व तुलिका से खींचते। अब विंसेंट के धार्मिक लगाव और कलात्मक प्रवृत्ति के बीच द्वंद्व शुरू हो चुका था।
उन्होंने अपने छोटे भाई थियो को खत में लिखा, 5 वर्षों से मैं इधर उधर घूम रहा हूं। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का सदुपयोग हो। मेरे अंतस में कोई चीज मुझे परेशान कर रही है, पर मैं नहीं जानता वो क्या है। दूसरे पत्र में उन्होंने लिखा, कुछ भी हो फिर भी मैं हाथ में पेंसिल लेकर चित्रण करूंगा, जो मैंने निराश होकर छोड़ दिया था। 1880 से 1886 तक के चित्रों के विषय पूर्णतया मानवतावादी दृष्टिकोण लिए हुए हैं। खान या खेत के मजदूरों के कष्टमय जीवन, अनाथालयों, गरीब बस्तियों एवं रास्तों के दृश्य चित्रों के प्रमुख विषय थे। इस काल के अनेक चित्र अंकन पद्धति में स्वच्छंद, सरल व प्रभाव में सामर्थ्यशाली हैं। विंसेंट भूरे, काले एवं गहरे रंगों का अधिक प्रयोग करते थे, जिससे चित्र में दुख व निराशा के भाव प्रकट हों। मैंने इस चित्र द्वारा यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि जो निर्धन लोग दीपक के प्रकाश में हाथ डालकर आलू खा रहे हैं, उन्हें हाथों से वे धरती को खोदकर अपनी आजीविका चलाते हैं। इसमें सुशिक्षित लोगों से अलग रहन सहन दर्शाया गया है और मुझे नहीं लगता कि हर दर्शक इसे पसंद करेगा। रूढ़िबद्ध पद्धति से चित्र को चिकना व आकर्षक बनाना ठीक नहीं रहेगा। कृषक जीवन के चित्र को सुगंध की क्या आवश्यकता। ऐसे चित्र में यदि धुएं, गोबर और खाद की गंध आती है तो क्या गलत है। उबड़ खाबड़ मानव आकृतियां, वक्रतापूर्ण रेखांकन, जोशीला तुली का संचालन एवं हल्के व गहरे रंगों का विरोध युक्त प्रयोग, इनसे चित्र अभिव्यक्तिपूर्ण बन गया है। बाद में रूबेंस की कलाकृतियां और जापानी छापा चित्रों से प्रभावित होकर वे गहरे रंगों की मात्रा कम करके हल्के रंगों का अधिक प्रयोग करने लगे। जापानी कला के अध्ययन से वैन गॉग की रेखा को अभिव्यक्ति के अनुकूल लचीलापन और निजी बल प्राप्त हुआ। विंसेंट की कला द्वारा मान्यता व अर्थार्जन के लिए किए अथक किंतु विफल प्रयत्न और उसमें थियो से की गई सहानुभूतिपूर्ण सहायता की दर्द भरी कहानी का अब प्रारंभ हो गया। विंसेंट के थियो को आत्मीयता से लिखे पत्रों का संग्रह सबसे चित्तवेदक व उद्बोधक है। उसमें विंसेंट ने अपने कला संबंधी विचारों एवं जीवन के ध्येय को प्रभावी ढंग से व्यक्त किया है, जो गुण उनकी बातों में शायद ही देखने को मिलते। ये पत्र विंसेंट की आंतरिक तड़प और थियो के असीम प्रेम के सहनशीलता के साक्ष्य हैं। विंसेंट का प्रभाववादी चित्रकारों से परिचय हुआ और उनकी चर्चाएं होने लगी। विंसेंट की रंग संगति में बड़ा परिवर्तन हुआ और उनके डच काल के भूरे, काले व गहरे रंगों का स्थान प्रभाववादी विशुद्ध रंगों ने ले लिया। पेरिस में वैन गॉग की प्रतिभा रंग, रूप, सतह आदि सौंदर्यात्मक गुणों के प्रति जागरूक हुई। वो अब तक चित्र विषय की आत्मिक अभिव्यक्ति पर मुख्य रूप से केंद्रित थी। पेरिस के जलपान गृहों के लाल, पीले व नीले रंगों का विशुद्ध प्रयोग करके उन्होंने बड़े ही भावपूर्ण चित्र बनाए, जो वहीं के रंगीले जीवन के परिचारक हैं। परंतु पेरिस जैसे रंगीले शहर का वातावरण उनकी अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल नहीं था। उन्होंने सेजान की तरह कहीं फ्रांस से दक्षिणी भाग में जाकर कला निर्मित करने का संकल्प किया। फ्रांस के दक्षिणी भाग प्रोवांस में
आर्ल नाम गांव को वैन गॉग ने कला निर्मिति के लिए अनुकूल देखा और निवास स्थान के रूप में निश्चित किया। यहां उनकी प्रतिभा बाद बंधनों से मुक्त हो गई और आयु के उर्वरित 2 सालों में उन्होंने ध्येय पूर्ति में एक लक्ष्य होकर उन्मुक्त अवस्था में जो कला सृजन किया, उससे उनका नाम कला के इतिहास में अमर हो गया। आर्ल में उनकी रंगांकन पद्धति में अनोखा सामर्थ्य आ गया एवं वे रंगों का विस्तृत क्षेत्रों में प्रयोग करने लगे, जिससे उनके चित्रांतर्गत आकारों में स्पष्टता आ गई। वे चित्रों की भावना के पोषक रंगों को चुनते और उद्देश्य के अनुसार रंग संगति में परिवर्तन करते। अंकन पद्धति में इस तरह काया पलट होते ही उनकी कला से प्रभाववाद समाप्त हो गया एवं रंगों की विशुद्धता के गुणों को साथ लेकर वैन गॉग काम करने लगे। आर्ल में जलपान गृह के ऊपर की मंजिल का एक कमरा वैन गॉग ने किराए पर लिया। इसमें एक पलंग और 2 कुर्सियां थीं। वैन गॉग ने दोनों कुर्सियों के 2 चित्र बनाकर उनमें से एक को शीर्षक दिया गोगिया की कुर्सी, जिससे उनके गोगिया के प्रति आदर भाव व प्रगाढ़ स्नेह का प्रमाण मिलता है। वैन गॉग ने कमरे को सूर्यमुखी के फूलों के चित्रों से सजाया और वहां चित्रकारों के मित्र मंडल की प्रस्थापना करने का विचार किया। प्राचीन क्रिश्चियन लोगों के सहजीवन की कल्पना उनके मन में बार बार आती। वे सोचते कि वहां समाज सेवा के ध्येय से प्रेरित चित्रकार एकत्रित होकर चित्र बनाएंगे और वे उनको उचित मूल्यों में बेचेंगे, जिससे सामान्य लोग भी उनको खरीदकर अपने मकानों की शोभा बढ़ा सकेंगे। वैन गॉग की कला व कार्य के पीछे कोई न कोई भावनात्मक उद्देश्य सदैव प्रेरणा रूप रहता। विशुद्ध कला साधना का कभी वे विश्वास ही नहीं करते। बस वे चराचर सृष्टि से प्यार करना जानते, बाकी सब विचार उनके लिए गौण थे। मर्क्यूरी डी फ्रांस नामक कला समीक्षा में एल्बर्ट ऑरियर लिखते हैं, विंसेंट एक सीधा साधा कलाकार है, साथ ही अपने समकालीन चित्रकारों को बड़ी सादगी से समझता है। सही मायने में उसे उसका भाई थियो और उसके चोटी के कुछ ही कलाकार समझ सके हैं। पॉल गोगिया के साथ खराब होते उनके संबंध और एकाकीपन की भावना के कारण एक दिन उन्होंने अपना एक कान काट लिया। उनका यह पागलपन उनके अस्पताल में रहने का कारण बना। जिस जमीन व सूर्य के प्यार से बेचैन होकर वे फ्रांस से दक्षिणी भाग में आए थे, उस जमीन को सूर्य के प्रखर प्रकाश में चित्रित करने का कार्य उन्होंने तन्मयता से शुरू किया। वे अपना अस्तित्व भूल गए। उनकी पेंटिंग्स पर मनोविश्लेषणात्मक टिप्पणी करते हुए समकालीन चित्रकार कैमेली पिसारो कहते हैं, यह आदमी संभवतः पागल हो जाएगा या हम सारे चित्रकारों पर हावी होकर हमें पीछे छोड़ देगा। वे दिन भर धूप में तपते और लगातार चित्र बनाते। जिस विनाशकारी आत्मसमर्पण वृत्ति से वैन गॉग ने कला निर्मिति की, उसके पीछे मनोवैज्ञानिक तत्व थे और उसी के परिणाम स्वरूप वे अंत में पागल हुए। इसी पागलपन में उन्होंने एक रोज बाहर दृश्य चित्र बनाते समय खुद पर गोली चलाई। दो रोज बाद इस महान चित्रकार की आयु के 37वें साल में मृत्यु हो गई। वे एक पत्र में लिखते हैं कि स्टारी नाइट की प्रेरणा उन्हें एक सपने से मिली थी। उन्हें लगता था
जैसे किसी जगह जाने के लिए रेल का इस्तेमाल होता है, वैसे ही मौत पर सवार होकर तारों पर हम चले जाते हैं। डॉक्टर गैशे ने ओवियर में जुलाई 29 को कहा, वैन गॉग के दफन विधि कार्यक्रमों में काफी भीड़ होने लगी थी। वहीं मुझे वैन गॉग का एक स्केच बनाने की प्रेरणा हुई। मृत्युशैया पर तना हुआ शरीर, उसे देखते ही मैं खुद को रोक न सका। मैं रोने लगा। वह बहुत प्रामाणिक था, महान चित्रकार था। उसकी कला ने ही उसे इस मुकाम पर पहुंचाया। प्रसिद्ध कला समीक्षक एमिल बर्नार्ड कहते हैं, वो चित्रकार है और चित्रकार ही रहेगा। कभी उसका चित्रण चिरतरुण है, कभी हॉलैंड के वातावरण को गहरे रूप में सादर करता है, कभी निसर्ग विभाजित करता है, कभी विद्रोही पेस्टल्स सारे चित्रों में समा जाते हैं, कभी रंग और विभाजनों में उसका अस्तित्व खो जाता है। फिर भी वो हमेशा चित्रकार रहा है और चित्रकार ही रहेगा। ह्यूगो वैन हॉफमैनस्थल अपने मई 26, 1901 के पत्र में लिखते हैं, उसके सारे चित्र आत्मा और संवेदना का मिश्रण हैं। अपने सारे दृष्टिकोण और भयावह संदेह को वैन गॉग स्वयं उत्तरित करता है, स्वयं समझता है। सारे उतार चढ़ाव से वो हमेशा आनंदित हुआ है। जब मैं स्वयं इसे लिखना चाहता हूं तो लगता है ये सारी खूबियां मुझे भी संवेदना देती हैं। मुझे मेरी कला द्वारा मेरी आत्मा का साक्षात्कार हुआ है। अब मेरे शरीर का कुछ भी हो, मुझे उसकी चिंता नहीं। वैन गॉग के आत्मचित्रों और व्यक्ति चित्रों से वैन गॉग की सहृदयता और चित्र विषय के प्रति आत्मीयता का परिचय होता है। उन्होंने अपने व्यक्ति चित्रण की आकांक्षा के बारे में लिखा है, महात्माओं के ऐसे चित्र बनाने की मेरी मनीषा है जिनमें चित्र विषय आधुनिक हो, किंतु दर्शन में प्राचीन संतों की प्रतिमाओं के समान पवित्र व सहृदय। किंतु वे निजी प्रबल भावनाद्वेग के सामने विवश थे तथा उन्हें सर्वत्र दुख, कष्ट व अकतिकता का साम्राज्य फैला हुआ दिखाई देता एवं मुख्यतः उन्हीं भावनाओं का दर्शन हमें उनके व्यक्ति चित्रों में होता है। उनके आत्मचित्र उनकी दयालु किंतु किंकर्तव्य मूढ़ मानसिक अवस्था के दर्पण हैं एवं व्यक्ति चित्रों के मानव निष्कपट, परिश्रमी किंतु दुखी व अकेले हैं। बचपन से ही वे फूलों से सजीव प्राणियों के समान प्यार करते और उन्होंने फूलों के चित्र भी उतनी ही आत्मीयता से बनाए हैं जितने कि व्यक्ति चित्र। भाई थियो वैन गॉग के अंतिम आत्मचित्र के बारे में अपनी मां को लिखते हैं, विंसेंट का अंतिम आत्मचित्र एक कठोर प्रामाणिकता का नमूना है जिसे अपने आत्महत्या के कुछ ही दिन पहले उसने बनाया था। अपने चारों तरफ के आतंकित वातावरण से लड़ते अपनी क्षतिग्रस्त आत्मा चित्रांकन करने की आखिरी कोशिश, स्वाभिमानी चेहरा, दबे हुए ओंठ, सम्मोहित आंखें, यह सब उसकी दृढ़ता के प्रमाण हैं। आगे वो लिखता है, जीवन उसके लिए एक बोझ बन गया था, लेकिन हमेशा की तरह आज सारे उसके प्रशंसक बने हैं। मां, मेरी मां, वो मेरा भाई था, मेरा भाई। वैन गॉगच्या समकालीन चित्रकार, कला समीक्षक आणि वैन गॉग के समकालीन कला समीक्षक, चित्रकार और मनोवैज्ञानिक उसके एक पहलू पर हमेशा टिप्पणी करते हैं। वैन गॉग नार्सिसिस्ट था, खुद को प्रेम करने वाला, आत्मकेंद्रित, हमेशा अपने बारे में ही सोचने वाला। इसीलिए उसके सारे आत्मचित्र इतने प्रगल्भ और संवेदनशील हुए हैं। वैन गॉग ने एक खत में लिखा है, प्यारे थियो, जब भी अपने काम के बारे में सोचता हूं
तो लगता है कि मैं जितना सामंजस्य अपने चित्रों में पैदा कर सकता था उससे बहुत कम हो पाया। इससे मुझे बहुत दुख होता है। लेकिन मुझे लगता है ये ज्यादती है। अगर ऐसा ही है तो वैन गॉग द्वारा चित्रित किए गए किसान, मजदूर, उनकी प्रेमिकाएं, उसके दोस्त, डॉक्टर गैशे आदि अनगिनत व्यक्ति चित्रण और साथ में निसर्ग चित्रण, वे भी तो उग्रता और संवेदनशीलता का अतुलनात्मक दृश्यकरण ही है। कला समीक्षक चंद्रकांत चन्ने कहते हैं, एक तरह से अगर हम इसे सही मानते हैं तो क्या गलत है। एक चित्रकार के नाते उसे हर चीज से प्यार करने का, घृणा करने का अधिकार है। सर्वोत्तम बात मुझे यह लगती है कि वे अपनी कला से प्रामाणिक थे और यही उनके चित्रों की आत्मा है। मुझे लगता है जिस जिस चीज ने वैन गॉग को प्रभावित किया, अपनापन दिया, उन सारे माध्यमों में उसने खुद को देखा है। उनके विचार और आत्मा का एकीकरण हुआ। यही कारण है कि वैन गॉग के सारे चित्र उसकी अंतर्मन की उत्कटता दर्शाते हैं। वैन गॉग के जीवन एवं कला में द्वंद्वात्मक प्रेरणाएं कार्यान्वित थीं। एक ओर शारीरिक कष्ट व मानसिक असंतुलन और दूसरी ओर चराचर सृष्टि का प्रेम व अज्ञात की खोज। हम जिसको साध्य मानते हैं वो वैन गॉग के लिए साधन मात्र था, जिसके द्वारा जीवन के अंतिम आनंद और सत्य की उन्होंने खोज की।